कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस रुकती गई, नब्ज थम सी गई, लेकिन बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पैथ एजुकेशन HD में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपको ले चलूँगा साइंस की तरफ, जिसमें हमारा एक फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा और प्रतिरोध, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल से। और उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। विद्युत धारा और प्रतिरोध, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में बात आती है विद्युत आवेश। सबसे पहले जो बात आती है वो विद्युत आवेश की आती है। विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है Q बराबर I/T, यानी Q बराबर I गुणा T। यहाँ पर I बराबर क्या है? I बराबर धारा है, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। और T बराबर समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड। हमारा जो समय है उसका मात्रक सेकंड है। कोई भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, किसी भी न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो हम देखेंगे यदि हमारा टाइम घंटा में दिया है या मिनट में दिया है तो उसको हम किस में बदलेंगे? सेकंड में, क्योंकि हमारी जो टाइम की वैल्यू होती है वो सेकंड में होती है। इसलिए न्यूमेरिकल में हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो और Q हमारा जो है वो आवेश है, यानी I धारा, और गुणा T समय। तो हम कह सकते हैं धारा और समय का जो गुणनफल होता है उसको हम विद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। जो धारा और समय का जो गुणनफल होगा उसको हम विद्युत आवेश कहेंगे। समझ में आया? ओके। तो इसका जो मात्रक होगा Q इक्वल टू है हमारा आवेश, इसका मात्रक होगा कूलाम। हमने आपको बता दिया है I बराबर धारा है, इसका मात्रक है एम्पियर। T बराबर समय है, इसका मात्रक है सेकंड। Q बराबर आवेश है, इसका मात्रक है कूलाम। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सीरियल से बता रखा है आपको। Q बराबर सूत्र है I गुणा T। तो क्या करेंगे, अब बात कर लेते हैं आगे। आवेश हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार
का होता है। नंबर 1 धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है? धनात्मक आवेश में हम इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है उनको दर्शाता है। धनात्मक आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या करता है? दर्शाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ धनात्मक आवेश होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ धनात्मक आवेश होगा। तो धनात्मक आवेश के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ धनात्मक आवेश होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश में क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहाँ ऋणात्मक आवेश होगा। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहाँ ऋणात्मक आवेश होगा। समझ रहे? तो इस प्रकार सेकंड में मैंने आपको बता दिया है आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी वहाँ धनात्मक आवेश होगा और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी, वहाँ पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो बच्चों मेरा आपसे यही कहना है कि हमारे चैनल पैथ एजुकेशन HD जो अभी नया है, जैसे जैसे चैनल हमारा आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे हम आपको इस टाइप की वीडियो डालेंगे कि आप भी देखोगे और पढ़ोगे कि किसी ने वीडियो बनाई है। तो आपको इस प्रकार स्टडी कराएंगे कि हर एक स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, यानी बड़ी आपको हर एक प्रकार की वीडियो देंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? बात कर लेते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के बारे में जान लेते हैं कि वैद्युत धारा किस प्रकार डिफाइन करेंगे, क्या होती है वैद्युत धारा। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि Q बराबर IT, Q बराबर IT, ये सूत्र किसका है? आवेश का। तो यहाँ से हम वैद्युत धारा निकालेंगे। वैद्युत धारा कैसे निकालेंगे? I बराबर सूत्र हो जाएगा Q/T। क्या सूत्र हो जाएगा? I बराबर Q/T। इसका मात्रक क्या होगा धारा का? मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो ये एम्पियर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो और T इक्वल टू यहाँ पे दिया है समय। समय किस में लेंगे? सेकंड में लेते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत धारा को परिभाषा क्या बनेगी? आवेश और समय का जो अनुपात होगा वो वैद्युत धारा के इक्वल होगा।
आवेश और समय का जो अनुपात होगा वो विद्युत धारा के इक्वल होगा। तो आवेश और समय के अनुपात को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अब बात कर लेते हैं, कुछ मात्रक हैं इसके, कुछ मात्रक, उन मात्रकों की बात करते हैं हम जो छोटे मात्रक हैं जिनको हम चेंज करेंगे, जैसे मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है। इस प्रकार जो मात्रक हैं उनमें किस प्रकार हम चेंज करेंगे वो आपको बता रहे हैं। जैसे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर को मुझे एम्पियर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? एम्पियर में। तो इसका 1 मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि मिली होता है, मिली पे 10⁻³ होती है। मिली पे कितना होता है? 10⁻³ तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। तो अब ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁶ एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर। मिली के लिए 10⁻³ एम्पियर होगा और माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 एम्पियर होगा। जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, किसी भी न्यूमेरिकल में यदि मुझे चेंज करना पड़ेगा मिली को तो 10⁻³ में चेंज करेंगे और माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा तो 10⁻⁶ में चेंज करेंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, किस प्रकार न्यूमेरिकल डिफाइन करेंगे। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, कितनी है? 2 एम्पियर, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो समय की गणना कीजिए। अब देख रहे हो आप इस सवाल में क्या कह रहा है। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, 4 कूलाम, तो समय की गणना कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले बताया है, यदि कूलाम लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि हमें आवेश दिया है। यदि एम्पियर लिखा हो तो हम समझेंगे कि हमें धारा दी गई है, क्योंकि जो टी की वैल्यू होती है वो सेकंड को डिफाइन कर रही है और आई की जो वैल्यू है वो धारा को। तो धारा का मात्रक एम्पियर, इसलिए हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो धारा की दी गई है, यानी आई। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे आई इक्वल टू 2 एम्पियर और Q इक्वल टू 4 कूलाम। अब करना क्या है? समय पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है T, तो सूत्र लगा देंगे। T बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? टाइम निकालेंगे तो क्या होगा? हमने पढ़ा है, अभी आपको बताया था,
कि I बराबर Q अपॉन टी वैद्युत धारा का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, I बराबर Q अपॉन टी। यहाँ पे मान रख देंगे I का मान कितना है 2, Q का मान कितना है 4, टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं कर दो तो क्या करो, सीधा सीधा कट जाएगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो बचेगा हमारे पास 1/1 2 अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। इस सूत्र से हम, यदि हमारे पास धारा दी गई है, समय दिया गया है, तो आवेश निकाल लेंगे। यदि हमारे पास आवेश है और समय है तो I का मान भी डिफाइन कर लेंगे। जैसे इसी न्यूमेरिकल में मान लेते हैं कि यदि हमारे पास टाइम है और आवेश है तो क्या करेंगे, वही सूत्र लगा देंगे, I बराबर Q/T, तो हमारी धारा का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ टाइम पूछा गया था, समय पूछा गया था, इसलिए मैंने टी का मान डिफाइन कर लिया है, टी बराबर 2 सेकेंड, जो हमारा निकल के आया है। चलो अब बात करते हैं आगे। पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ हम आपको बताएंगे आगे पदार्थों के बारे में, किस टाइप के पदार्थ होते हैं इस चैप्टर में। पदार्थों के प्रकार, देखिए पदार्थों के प्रकार में हम आपको बताएंगे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जो किस प्रकार डिफाइन किए गए हैं। नंबर 1 चालक, चालक पदार्थ। चालक पदार्थ क्या होते हैं, चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, चालन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहेंगे तो वो जो क्रिया होगी वो चालक कहलाएगी। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी आवेश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश के वो क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। और नंबर 2 अचालक। अचालक पदार्थ क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो नगण्य होता है, यानी ना के बराबर होता है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना के बराबर होगा। यानी हमारे कहने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो नगण्य होगा, यानी 0 के बराबर होगा, बिल्कुल नगण्य, 0। अब बात करते हैं कुचालक पदार्थ की। कुचालक पदार्थ क्या है, कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें बिल्कुल भी नहीं इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है उनको कहते हैं कुचालक पदार्थ। क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ, जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे पदार्थ कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं किसमें होते हैं, चालक पदार्थ है। एग्जाम्पल बताते हैं आपको चालक पदार्थ का एग्जाम्पल। जैसे हमारा
जल है, लोहा है। ये जो जैसे जल है, लोहा है, स्टील है, इस प्रकार की जो धातु होगी उसमें चालक पदार्थ यानी इलेक्ट्रॉन बहेंगे, करंट का फ्लो होगा उसमें। और अचालक पदार्थ, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना के बराबर होगा। और जैसे हमारा कुचालक पदार्थ है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। इस प्रकार की जो धातु होती है, लकड़ी पदार्थ, इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं, सॉरी, उनमें करंट का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बिल्कुल नहीं बहता है। तो इस प्रकार के पदार्थ कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव को हम बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यू और वी। ए बी वाली भी नहीं, यू वी, वी से प्रदर्शित करते हैं, वी से, वी, वी से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होगा, V बराबर सूत्र होगा इसका W/Q। यानी कार और जो आवेश का अनुपात होगा वो विद्युत विभव के बराबर होगा। इसका कार और आवेश का जो अनुपात होगा वो विद्युत विभव के बराबर होगा। तो B बराबर W/Q। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक वोल्ट। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। W क्या है यहाँ पे? W बराबर कार्य है और Q बराबर आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। किसी भी टाइप का कार्य हो उसका हमेशा एक ही मात्रक रहता है, जूल। क्या है कार्य का मात्रक? जूल। कार्य और ऊर्जा के मात्रक कार्य और ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। विद्युत विभवांतर की बात कर लेते हैं अब। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है? इसमें केवल विद्युत विभव में था B बराबर W/Q, और जब विद्युत विभवांतर का सूत्र होगा तो उसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा B/W/Q। लेकिन इसका भी मात्रक होगा, वो क्या होगा? वोल्ट। इसमें डेल्टा भी क्यों आया है आप लोग जानते हैं? क्योंकि ये दो विभवांतर हैं, एक B1 और B2। दोनों विभवांतर के बीच का ये डिफरेंस है जिसको कहते हैं विद्युत विभवांतर। जैसे डेल्टा B बराबर, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा B बराबर W/Q। तो इसको लिख सकते हैं हम B1 B2 W/Q।
जब न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसका मान बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले मान को घटा देंगे। यदि b1 का बड़ा है तो b2 से घटाएंगे, यदि b2 का बड़ा है तो b1 से घटाएंगे। तो इसमें हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। विद्युत विभव से संबंधित कुछ मात्रक। संबंधित जैसे अगर लिखा है 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। कितना लिख सकते हैं 1 किलो वोल्ट को? क्योंकि 1 किलो में कितना होता है? 1000 होता है। तो 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3। और हमारा जो मात्रक है विभव का वो क्या है? वोल्ट। तो 1 किलो वोल्ट बराबर 1 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। अब बात कर लेते हैं 1 मिली वोल्ट की। तो कितना होगा? 1 गुणा 10 की पावर -3 वोल्ट। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जब मिली होता है तो 10 की पावर कितना आ जाता है? -3। तो हो जाएगा कितना? 1 गुणा 10 की पावर -3 वोल्ट। अब बात करेंगे 1 माइक्रो वोल्ट की। एक गुणा 10 की पावर -6 वोल्ट। मिली में 10 की पावर 3 आती हैं और माइक्रो में 10 की पावर -6 आती हैं। तो 1 माइक्रो वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -6 वोल्ट। माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 लेते हैं और मिली के लिए 10 की पावर -3 लेते हैं। आगे 1 मेगा वोल्ट बराबर 1 मेगा वोल्ट बराबर आएगा 1 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। जो मेगा होता है वो प्लस की वैल्यू में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -6 वोल्ट। इस प्रकार ये छोटे से मात्रक हैं जिसमें हमने आपको वोल्ट में चेंज करके दिखाया है किस प्रकार कौन सी वैल्यू चेंज होगी। और आपको ये ध्यान रखना है जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे कि यदि आपको किलो वोल्ट में कोई न्यूमेरिकल दिया है तो उसको वोल्ट में कैसे चेंज करेंगे, मिली में कैसे चेंज करेंगे, माइक्रो में कैसे चेंज करेंगे और मेगा में कैसे चेंज करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब बात कर लेते हैं कुछ विद्युत आरेख के बारे में। जो हमारे विद्युत आरेख यूज किए जाते हैं, जो विद्युत परपथ यानी जो सर्किट होते हैं वो यूज किए जाते हैं हमारे दैनिक जीवन में, किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं विद्युत परपथ आरेख। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बैटरी के बारे में। बैटरी का जो सर्किट होता है, डायग्राम जिसको बोलते हैं, किस टाइप का होता है? प्लस माइनस। कभी भी अगर ये मिल जाए आपको तो हम समझ लेंगे कि हमारी यहाँ पे क्या जुड़ी है? बैटरी।
क्योंकि बैटरी में एक प्लस का सिरा होता है और एक माइनस का होता है, इसलिए हमारे दो सिरे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि हमारी बैटरी लगी है प्लस और माइनस। अब बात करते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का कैसे सिंबल पहचानेंगे? ये क्या है आपके सिंबल, यानी निशान बोलते हैं जिनको। ये किसका निशान है? बैटरी का। किसका है ये? बैटरी का। ऐसे ही विद्युत बल्ब का चिन्ह क्या होगा? क्या होगा देखिए, इस टाइम में आपको यदि मिल जाए इस तरीके से, यदि इस टाइप से दिया है उन्होंने, तो समझ लेंगे कि हमें ये क्या जल रहा है, हमारा विद्युत बल्ब। और इस टाइप से भी अगर दिया है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे जो चिन्ह है, निशान है, वो क्या है? विद्युत बल्ब के हैं। चलिए नंबर 3 पे बात करते हैं। यदि इस टाइप की आपको चित्र दिख रहा है, इस टाइप का चित्र दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इसमें सेल और बैटरी दोनों लगे हैं। जब सेल और बैटरी दोनों लगे होते हैं तो एक या एक से अधिक उसमें संयोजन होता है बैटरी का, तो हम समझेंगे कि उसमें सेलें भी लगी हैं और बैटरी भी लगी है। तो इस चित्र को क्या कहेंगे? सेल अथवा बैटरी का संयोजन। बैटरी का संयोजन। नंबर 4 बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। हम लोग प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसका सिंबल कैसा होगा, निशान कैसा होगा। इस टाइप का जो चित्र होगा, हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या लगा है यहाँ पे? प्रतिरोध। क्या लगा है? प्रतिरोध लगा है। नंबर 5 पे हम देखेंगे, यदि इस टाइप का है हमारे पास, तो हम समझ जाएंगे ये किसका चिन्ह है? हमारा स्विच का। क्योंकि इसमें बीच में बटन लगी है, जब बटन को दबा देंगे तो स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा। जब बटन को दबाते हैं, यदि ऑन करनी है तो बटन को दबाएंगे, ऑफ करनी है तो बटन को दबाएंगे। इस प्रकार की कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? स्विच। ये क्या है? हमारा स्विच है। नंबर 6 परवर्ती प्रतिरोध। परवर्ती प्रतिरोध का चिन्ह कैसा होता है? हम प्रतिरोध का चिन्ह लिख देते हैं और उसको काट देते हैं एरो से। ऐसे चित्र को हम परवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। कभी भी आप देख लेना, कहीं पर भी परवर्ती प्रतिरोध होगा वो हमारे एरो से कटा हुआ होगा। कैसा होगा? एरो से कटा हुआ होगा। उसको क्या कहेंगे? परवर्ती प्रतिरोध कहेंगे। अब बात कर लेते हैं तार संधि की। तार संधि कैसा होगा? ये हमारा तार है, इसके बीच क्या लगा है? यहाँ संधि। इस प्रकार का जो चित्र होगा वो किसका होगा? तार संधि का। क्योंकि यहाँ पे सभी ज्वाइंट हैं, ये भी ज्वाइंट है, ये भी वाला ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, तो जो संधि बनेगी इसको क्या कहेंगे? तार संधि। तो ये इसका सिंबल हो गया। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होगा?
वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरीके से होगा, एक गोला टाइप का होगा अंदर, और प्लस और माइनस की वैल्यू अवेलेबल होगी, प्लस और माइनस की आपको वहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप का जो चित्र कहलाएगा वो वोल्ट मीटर का चित्र होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ओम का नियम तो आप सभी लोग जानते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? बी इक्वल टू आई आर। इसको लिख सकते हैं आर बराबर बी इक्वल टू आई, या फिर आई बराबर बी अपॉन आर। आई बराबर क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन आर। तो इस तरीके की कंडीशन होती है, तो ओम का नियम। तो अब बात कर लेते हैं बी इक्वल टू आई आर से ओम के नियम के बारे में। क्या है ओम का नियम? इसमें क्या है, किसी चालक में बहने वाली धारा जो होती है वो वोल्टेज का एक क्या होता है? नियतांक होता है। धारा एक क्या है? नियतांक है। किसका? सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बीच में जो धारा उत्पन्न होती है वो किसका नियतांक है? दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ओम के नियम को। इसको कहते हैं आर बराबर बी बटे आई। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है ओम। इसका चिन्ह क्या होगा? ये सिंबल होगा इसका। अगर आप ओम ना लिखना चाहो तो इस तरीके से भी इसका सिंबल बना सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे आर बराबर हमारा प्रतिरोध है और बी बराबर वोल्टेज या विभवांतर, और आई बराबर धारा है। पहले ही हम बता चुके हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विभवांतर का वोल्ट है और धारा का एम्पियर है। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो इस टाइप का आपका ओम का नियम सत्यापित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आर बराबर बी अपॉन आई है। किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रभावित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। समझ रहे? फिर बता दे रहा हूं आपको, किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। सूत्र होता है आर बराबर बी बटे आई, और मैंने आपको मात्रक यहाँ बता दिया है। ओम जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। चलिए अब आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। इसकी बात कर लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे सूत्र की, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। रो बराबर यहाँ पे क्या है? विशिष्ट चालकता है। क्या है? विशिष्ट चालकता। एल इक्वल टू लंबाई,
और ए इक्वल टू क्षेत्रफल। इतनी चीज समझ में आई यहाँ पे। विशिष्ट प्रतिरोध, आर बराबर रो इक्वल टू है विशिष्ट चालकता, एल इक्वल टू लंबाई है, ए इक्वल टू क्षेत्रफल है। तो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा इसका, रो क्या होगा, मऊ, क्या होगा, मऊ। तो अब देखते हैं आगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात कर लेते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, फिगर किस टाइप में बनाएंगे, प्लस माइनस मान लेते हैं इस सर्किट में बी वोल्ट है, कितना है, बी वोल्टेज है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। बाहरी प्रतिरोध इसमें कितना है, कैपिटल आर, और हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इसमें कितना है, स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसमें, स्मॉल आर। और ई क्या है, विद्युत वाहक बल, क्या है ये, ई विद्युत वाहक वोल्टेज है ये। ई क्या है हमारा, विद्युत वाहक वोल्टेज। सूत्र क्या होगा इसका, और इस परपथ में मान लेते हैं दोनों में क्या है, आई धारा बह रही है, कितनी बह रही है, आई धारा बह रही है, कितनी, आई। तो सूत्र क्या हो जाएगा, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। यानी विद्युत वाहक बल के, जो विद्युत वाहक बल होता है उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, क्या आ जाएगा, बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आई कोष्टक आर प्लस आर, इसे इतना भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट। विद्युत वाहक वोल्टेज का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर की मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन, फिगर बनाएंगे इसके लिए। हमने इसका आपको फिगर बना लिया है। क्या करेंगे, मान लेते ये R1 है हमारा रेजिस्टेंस, ये R2 है, ये R3 है। क्या क्या माना, R1 R2 और R3। मान लेते हैं इसके लिए हमारा V1
इसके लिए जो वोल्टेज है हमारा वो V1 है, इसके लिए V2 है और इसके लिए V3 है। यानी जो वोल्टेज है हमारा R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है और R3 के लिए V3 है। अब करना क्या है हमारा, क्या है ये श्रेणी क्रम में संयोजन है। किसमें है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमारे घरों में क्या होता है श्रेणी क्रम में, धारा समान रहती है। क्या समान रहती है? धारा। यानी जो आई हमने आपको बताई थी एम्पियर जो मात्रक होता है धारा का, वो धारा क्या होती है? समान। तो मान लेते हैं इस पूरे पर्वत में जो धारा बह रही है वो आई इक्वल टू कैसी है? पूरे पर्वत के लिए समान है। यानी वोल्टेज V1 के लिए भी समान होगी, V2 के लिए भी समान होगी और V3 के लिए भी समान होगी। तो करेंगे क्या, इसमें भी धारा I है, इसमें भी I है और इसमें भी I। यानी पूरे पर्वत में जो धारा बह रही है वो पूरे सर्किट के लिए इक्वल है, समान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज V1 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ओम का नियम। देखिए हम आपको एक बात बता देना चाह रहे हैं, जो हमारे डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, ये डेरिवेशन अभी एक और है हमारा, इसके बाद में जो समांतर क्रम में होगा ये हमारा श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए आपको ओम का नियम बहुत अधिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए और सही से पता होना चाहिए कि किस प्रकार हम इसका यूज करेंगे। इन दोनों डेरिवेशन में हम ओम का नियम लगाएंगे जिससे हमें डेरिवेशन करने में आसानी रहे। चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या है। B इक्वल टू आई आर। क्या है? B इक्वल टू आई आर। क्या करेंगे, आई की जगह मुझे क्या करना है, आई रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि पूरे सर्किट के लिए, पूरे डायग्राम के लिए, पूरे पर्पज के लिए जो धारा है हमारी वो समान है। तो हम क्या करेंगे, V1 का मान कैसे निकालेंगे, आई की जगह आई रहेगी, आर की जगह क्या करेंगे, R1 का मान रखेंगे, फिर आर की जगह R2 का रखेंगे, फिर आर की जगह R3 का रखेंगे। चलिए करते हैं, पहले V1 निकालते हैं। तो IR1 इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 1। फिर वोल्टेज V2 के लिए IR2, मैंने पहले ही बताया है V1 के लिए क्या करेंगे, R1 लेंगे, V2 के लिए R2 लेंगे और V3 के लिए R3 लेंगे। और धारा का जो मान है वो हर कंडीशन में कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो V2 इक्वल टू R2 इक्वेशन नंबर 2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3 वोल्टेज V3 के लिए। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई, 3 समीकरण हो गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे, कुल वोल्टेज। कुल वोल्टेज B इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी हमने क्या किया, तीनों वोल्टेज ऐड कर दिए, यानी तीनों वोल्टेजों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया है। यानी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को क्या किया, मैंने जोड़ दिया है। तो क्या करेंगे, B बराबर, यहाँ पे लिख लो अगर समझ में नहीं आ रहा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड करेंगे तो B1 का मान रखेंगे कितना है, IR1, B2 का मान कितना है, IR2, B3 का मान कितना है, IR3। तो B बराबर I हम देख रहे हैं यहाँ पे I हमारी क्या है, कॉमन है तीनों में, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। R1
प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे देखेंगे B इक्वल टू क्या है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए। तो ए इक्वेशन से क्या दिख रहा है मुझे कि B बराबर आई आर दिख रही है, मुझे दिख रही है। तो इस आई आर को क्या करेंगे, B की जगह पे यहाँ पे रख देंगे। B की जगह क्या रख देंगे, इस आई आर को। आई आर बराबर आई R1 R2 R3। आई से आई हमारी कैंसिल हो जाएगी। आई आर को मैंने क्यों रखा, क्योंकि आई से आई हमारी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, कट हो जाए। तो आई से आई कैंसिल। तो आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जितने हमारे टर्म दिए होंगे रेजिस्टेंस के उतनी वैल्यू तक हम इसको लेके जाएंगे। 6 टर्म होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जितने टर्म होंगे उसी हिसाब से हम सूत्र को रखेंगे। ठीक है, तो हमारा सूत्र देखो निकल के आ गया है। श्रेणी क्रम में क्या सूत्र आया, क्या सूत्र आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मात्रक क्या होगा, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो इसका मात्रक होगा ओम। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे बताएं कि सर क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको वीडियो अवेलेबल करवाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं समांतर क्रम की। अभी हम बात कर रहे थे श्रेणी में, अब बात करेंगे समांतर क्रम। ये हमने समांतर क्रम के लिए चित्र बना रखा है। श्रेणी क्रम का जो चित्र होता है वो सीधा सीधा बनता है और समांतर क्रम का चित्र बनता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो समांतर में होगा और सीधे जाएंगे तो श्रेणी में। तो चलिए देखते हैं। इसे मान लेते हैं R1 R2 और R3। मैंने इसमें भी कितने रेजिस्टेंस लिए, 3। आप अगर चाहो तो 4 रेजिस्टेंस, 5, 6 जितने चाहो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन मैं 3 रेजिस्टेंस लेके सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अब समांतर क्रम में आप एक बात समझ लीजिए कि वहाँ पर धारा समान थी। श्रेणी में क्या समान था, धारा। और यहाँ पे क्या समान होगा, विभवांतर समान होगा, वोल्टेज समान होगा और धारा सब में अलग अलग बहेगी। तो देखिए कैसे, इसके लिए जो हमारा वोल्टेज होगा वो B होगा, इसके लिए भी वोल्टेज हमारा B होगा, इसके लिए भी वोल्टेज हमारा B होगा। धारा में चेंजिंग आ जाएगी। इसके लिए हम I1 लेंगे, इसके लिए हम I2 लेंगे, इसके लिए हम I3 लेंगे। बात समझे। पहले हमने क्या किया था, धारा समान थी, लेकिन इसमें क्या समान है, वोल्टेज। इतना डिफरेंस है किसमें, समांतर और श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओम का नियम। ओम के नियम को ना भूल जाना। ओम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे भी आपको बहुत इससे काम पड़ेगा, इसको तैयार रखें। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओम का नियम क्या होता है, B इक्वल टू आई आर। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा,
बी अपॉन आर, आई बराबर क्या हो गया, बी अपॉन आर। यानी इस आई के सापेक्ष को हम निकालेंगे तो आई बराबर बी बटे आर, इतना तो सब लोग जानते हैं। चलिए अब I1 का मान निकालते हैं, यानी रेजिस्टेंस R1 में धारा का मान निकालते हैं, फिर R2 में निकालेंगे, फिर R3 में निकालेंगे। लेकिन जो वोल्टेज का मान रहेगा वो सभी के लिए कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, समान रहेगा। तो चलिए देखते हैं। I1 बराबर क्या हो जाएगा, B बटे R1, किसके लिए, धारा I1 के लिए, धारा I1 के लिए। अब धारा I2 के लिए क्या होगा, B बटे R2। धारा I3 के लिए क्या होगा, B बटे R3। यानी I1 के लिए B बटे R1, R2 के लिए I2 के लिए B बटे R2 और I3 के लिए B बटे R3। मैंने धारा का मान फाइंड कर लिया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। धारा के मान मैंने निकाले हैं, अब कुल धारा निकालेंगे, यानी तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जैसा मैंने पिछली इक्वेशन में किया था। देखिए टोटल धारा कितनी होगी, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर I1 का मान कितना है, B बटे R1, B बटे R2 और B बटे R3। तीनों वैल्यू को मैंने इसमें पुटअप कर दिया है, रख दिया है। तो I बराबर B कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। यहाँ पे देखेंगे I बराबर क्या दिया गया है, B बटे R। तो उस B बटे R को I के सापेक्ष में रख देंगे, यहाँ पे 1 अपॉन R1 यहाँ कर लेते हैं, B अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1, R2 और R3। इसमें कॉमन क्या आया, B सभी में कॉमन है, तो B को मैंने बाहर निकाल रखा है, B से B कट जाएगा। तो 1 अपॉन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से समांतर और श्रेणी के जो फॉर्मूले हैं कैसे डिफाइन किए जाएंगे, वो मैंने आज आपको बता दिए। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हम आप लोगों को एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे चैनल हमारा ग्रोथ करेगा वैसे वैसे हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके साथ में, और अन्य चैप्टर लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में परेशानी ना हो और अच्छी तरीके से आप लोग स्टडी कर सकें। चलिए, और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, जिससे सभी लोगों के पास में हमारा नोटिफिकेशन या वीडियो हमारा पहुंच सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट दिन मिलेंगे।